सो नेक्स्ट है बच्चे ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजरी। इंजरी की वजह से जो है वो एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है। इंजरी की वजह से जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उसको रोकने को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बच्चे प्लाज्मा में एक प्रोटीन हमने डिस्कस की थी। प्लाज्मा प्रोटीन इसमें एक रोल प्ले करेगी। उस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या है? फिब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज इन इनएक्टिव स्टेट। ये एक्टिव किसमें रहेगी जी? फिब्रिन। फिब्रिन will form a mesh-like network. That will catch RBC. Mesh-like network at the site of injury. ये क्या करेंगी? Mesh-like network बनाएंगी कहाँ पे? Site of injury पे। At the site of injury. रिकॉर्ड करके भेजूंगा। रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा हमको। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। सो फाइब्रिन क्या करती है बच्चे? मैश लाइक नेटवर्क बनाती है। यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी जो होती है, जैसे यहाँ पे ऐसे इसने मैश लाइक नेटवर्क बना लिया। सो फाइब्रिन क्या करती है? मैश लाइक नेटवर्क। बट फिब्रिनोजन इनएक्टिव जो स्टेट में है, ये तो ऑलरेडी हमारे ब्लड में होती है, इसको एक्टिव कौन करता है? जैसे ही आपको चोट लगती है, इंजरी जो होती है, इंजरी प्लेटलेट्स जो हैं वहां से प्लेटलेट्स के फैक्टर्स को रिलीज करवाती है, और वो प्लेटलेट्स के फैक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक एंजाइम है जिसका नाम है, या ये कह लें कि हम प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होगी जी? थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन जाके किसको एक्टिवेट करेगी? फिब्रिनोजन को। पर इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फिर वो थ्रोम्बिन जाके कन्वर्ट करेगी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, फिब्रिन जाके मैश लाइक नेटवर्क बनाएगा, और उस मैश लाइक नेटवर्क में आपके जो ब्लड सेल्स हैं, डेड पार्टिकल्स हैं, वो टैगल कर देंगे, ऐसे फंस जाएंगे, वो उसमें फंस जाएंगे ऐसे। तो कट वाली जगह पे अगर मैश लाइक नेटवर्क बन गया, उसमें सेल्स फंस गए, तो वो क्लॉट बन गया, तो जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी, इसको एक्टिवेट करने में भी, और इसको एक्टिवेट करने में भी। प्लेटलेट से 13 फैक्टर्स आते हैं, 13 फैक्टर्स प्लेटलेट से आते हैं जो इसको क्या करते हैं? एक्टिवेट। और वो फैक्टर्स आएंगे तभी आपके प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो पाएंगे। तभी वो प्रोटीन फैक्टर जो है वो ये मैश लाइक नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, और जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट फंस जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट जो है एरिया के ऊपर, आपने देखा होगा जब स्कम बन जाता है, जख्म जब सूख जाता है, तो ऊपर ना व्हाइट व्हाइट कलर के फाइन फाइन थ्रेड आते हैं, वो ये वाली प्रोटीन होती है फिब्रिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, दोनों ही, थ्रोम्बिन भी, प्रोथ्रोम्बिन भी एंड फाइब्रिनोजन भी, बट दोनों ही इनएक्टिव स्टेट में है। फाइब्रिनोजन भी इनएक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव है, क्योंकि जब इंजरी होगी तभी क्लॉट बनवाना है, अदरवाइज ऐसे तो ना क्लॉट बनवाना है।
ऐसे ही अगर नॉर्मली आपकी आर्टरी में या वेन्स में क्लॉट बन जाए तो ब्लड का ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉकिंग कर देंगे वो तो ब्लड को। तो जब इंजरी होगी प्लेटलेट से फैक्टर आएंगे, प्लेटलेट से फैक्टर आएंगे तब ये दोनों जो प्रोटीन्स है वो एक्टिव होगी, तब जाके फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मल केस में प्लेटलेट से फैक्टर्स नहीं आते। एक डिजीज है हेमोफीलिया, उस डिजीज में क्या होता है, उसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। पर्सन की ब्लड क्लॉट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लेटलेट से फैक्टर आए हैं, प्लेटलेट्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लेटलेट से 1 से लेके 13 प्रोटीन के फैक्टर्स आते हैं, इनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। एक भी मिसिंग हुआ इसमें से तो ये फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये 13 के 13 प्रेजेंट होने चाहिए। हेमोफीलिया ए है, हेमोफीलिया बी है, एक में 8वां फैक्टर एब्सेंट है, दूसरे में 9वां फैक्टर एब्सेंट है। अगर 8th फैक्टर एब्सेंट हो जाए तो हेमोफीलिया ए, 9th फैक्टर एब्सेंट हो जाए तो हेमोफीलिया बी। उसमें पर्सन का ब्लड क्लॉट नहीं होता, माइनस इंजरी लगेगी, ब्लेड लगेगा, खून बहते रहेगा, खून बहना बंद ही नहीं होगा नेचुरल मेथड से। तो उस पर्सन की अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो सकती है इन केस ऑफ हेमोफीलिया। अगर इमीडिएटली फर्स्ट एड उसको नहीं मिलती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और वो इसीलिए आती है कि 13 में से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग हो गया, तो 13 के 13 फैक्टर प्रेजेंट होने जरूरी है। बोलो सर फिर वो ब्लड रोकते कैसे होंगे डॉक्टर? आर्टिफिशियल जो एंजाइम्स हैं बाहर से, वो वाले जो प्रोटीन है वो मिसिंग है, तो उसको ब्लड में डाल दो। उसकी बॉडी कुंदी बना रही है, जैसे मेरी बॉडी कुंदी बना रही है, मुझे डायबिटीज है बना लो, मेरी बॉडी नहीं बना रही, दोबारा से इंजेक्शन दे दो। काम तो बाहर वाले इंजेक्शन को ही करना है ना। तो इमीडिएटली अगर उसको रिलीफ मिल जाए, फर्स्ट एड मिल जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लॉन्ग टाइम के लिए अगर नहीं मिलेगी तो खून बहते रहेगा और एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाएगी। सो ये बच्चे ब्लड क्लॉटिंग कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या जो होती है। एक डेंगू के केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उसमें बोलते हैं कि खून नहीं बहना चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए, ब्रश करना भी बंद करवाते हैं डॉक्टर। उसको पता है कि अगर ब्रश करने से कोई कैपिलरी फाइन कैपिलरीज ब्रेक होती हैं तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। प्लेटलेट्स पहले ही कम है, किसी की प्लेटलेट 10,000 रहेगी, 5,000 रहेगी, 7,000 रहेगी। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1 लाख 1,50,000। ठीक है, पर लोगों में 1 लाख तक चल जाता है, बट अगर बहुत ही कम है, 5,000 रहेगी, 4,000 रहेगी, 7,000 रहेगी, तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। जैसे ब्लड चढ़ता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, सिर्फ प्लेटलेट्स भी हम निकाल के दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं होता कि पहले प्लेटलेट घटती है तो घटती रहती है, फिर एकदम से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जब कम होती हैं प्लेटलेट्स तो कम होती चली जाती है, डेंगू में जब वो ठीक होना शुरू होता है तो फिर अपने आप बढ़ती शुरू हो जाती है, तो एक के में वो बढ़ भी सकती है।